नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज बहुत ही एक बड़ी खबर है। ये खबर अलर्ट है दरअसल आप सबके लिए। इस देश में हर उस आदमी के लिए अलर्ट है जो ईवीएम पर संदेह कर रहा है, जो राजीव कुमार की मशीन पर संदेह कर रहा है, जो उस पर सवाल उठा रहा है, जो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि अब जो ईवीएम पर सवाल उठाएगा वो जेल में डाला जाएगा। इसकी जो ये प्लान पूरा है और भयंकर खतरनाक प्लान है, ये दरअसल आउट हुआ है महाराष्ट्र के नागपुर में। वही नागपुर जहां संघ का मुख्यालय है, वही नागपुर जहां पर सत्र चल रहा है। इस पूरी खबर को गौर से समझिएगा, लेकिन पहले कंट्रोल रूम भाऊ को जोड़ लीजिए, क्योंकि तब पूरी खबर बताएंगे और एनालिसिस करेंगे। स्वागत है भाऊ। ये जरा खबर मैं आप बताऊं, ये खबर पहले बताना जरूरी है, वही जो छपा है। अपने तरफ से कुछ भी हम नहीं जोड़ेंगे और फिर आएंगे एनालिसिस पार्ट पर। दरअसल अर्बन नक्सलवाद और राजीव कुमार की मशीन के संबंध में इन दोनों का एक रिलेशन बताते हुए एक बड़ी ही धमाकेदार जानकारी देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी है। उस जानकारी के मुताबिक 12 से 14 नवंबर 2023, 12 से 14 नवंबर 2023 के बीच काठमांडू के कांतिपुर में माओवादियों की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई बकौल देवेंद्र फडणवीस। इस बैठक में माओवादियों के शीर्ष कमांडर थे, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मणिपुर, इन सभी जगहों के माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। इसमें जो चर्चा हुई, उस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु था वो राजीव कुमार की मशीन थी, वही चुनावी मशीन। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक महाराष्ट्र से भी 4-5 लोग उपस्थित थे। अब ये देखिए कहां कहां ताल जोड़ा जा रहा है। नाम नहीं बताया फडणवीस ने, लेकिन इशारे में कहा कि एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी भी शामिल थे। ये बुद्धिजीवी भारत जोड़ो अभियान से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से आयोजित इस अभियान का सक्रिय हिस्सा था। ये व्यक्ति संविधान की रक्षा के लिए महाराष्ट्र में आंदोलन भी किया था और सरकार विरोधी नारे भी लगाए थे इस व्यक्ति ने। यानी इस तार को राहुल गांधी तक जोड़ा गया, क्योंकि ये व्यक्ति जो काठमांडू की बैठक में था वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान का भी हिस्सा था। अब इस बैठक में हुआ क्या? इस बैठक में देश भर में, पूरे भारत में और खासकर महाराष्ट्र में राजीव कुमार की मशीन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की योजना बनाई गई और 4 चरण, इसके 4 फेज तय किए गए। पहले फेज में मीडिया और समाज के माध्यम से मशीन पर संदेह पैदा करके आरोप लगाए जाएंगे, ताकि लोगों में शंका का माहौल बने। जैसे हम भी मशीन पर सवाल उठाते हैं, तो इसमें लिखा है मीडिया और समाज के माध्यम से मशीन पर संदेह पैदा किया जाएगा। दूसरे फेज में महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी मशीन के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और बैलेट से चुनाव की मांग करवाई की जाएगी। थर्ड फेज जो है, थर्ड फेज में महाराष्ट्र के समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर मुस्लिम, दलित और ओबीसी, टारगेट देखिए अब यहाँ पर टारगेट पॉइंट, मुस्लिम, दलित और ओबीसी जो सरकार से नाराज हैं, सड़कों पर उनको उतारकर सरकार के खिलाफ माहौल पैदा किया जाएगा। अब सवाल इस सब पॉइंट से निकलेंगे अभी, जो फडणवीस की जानकारी है। जब मुस्लिम, दलित और ओबीसी सब नाराज हैं फडणवीस के मुताबिक, तो इतना प्रचंड बहुमत कैसे आए? चौथा चरण, अंत में आंदोलन को हिंसक रूप देने की योजना है, जिसमें सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई शुरू की जाएगी और अराजकता की स्थिति का आरोप लगाया जाएगा। अब चलते हैं, इंफॉर्मेशन थी, पूरा इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया, वही जो छपा हुआ है। भाऊ, इतना बड़ा देश के खिलाफ, इस देश के खिलाफ अगर उसके चुनावी सिस्टम पर पूरा अटैक करने की कोशिश है, तो मुझे लगता है इस देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। ये नवंबर 2023 में हुई, ये पूरी साजिश नवंबर 2023। अभी दिसंबर 2024 है, आज 21 दिसंबर 2024 है। ये करीब करीब 13 महीने से कुछ दिन ज्यादा ही हो गए, क्योंकि 12 नवंबर से 14 नवंबर और ये दिसंबर है 21, तो 13 महीने से ज्यादा हो गए। 13 महीने में आईबी, रॉ, इस देश की सबसे ताकतवर एजेंसियां, उन्होंने क्या किया?
इस 13 महीने में संसद के कितने सत्र हुए? अभी हालिया सत्र था जिसमें अंबेडकर 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 करने का फैशन हो गया है, बताए अमित शाह, देश के गृह मंत्री। आंतरिक सुरक्षा से लेकर के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, ये सबसे जुड़ा मामला है, क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी सुरक्षा का मामला है और साजिश विदेश में हो रही है, तो कई मंत्रालय जुड़ जाएंगे। किसी ने संसद में इतने महत्वपूर्ण मसले पर कोई जानकारी नहीं दी। इस देश को गुमराह किया या जानकारी छुपाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीटिंग नहीं हुई थी, इसीलिए सवाल है। इतना बड़ा खुलासा देवेंद्र फडणवीस के जरिए महाराष्ट्र की विधानसभा में हो रहा है। असली मंतव्य क्या है, मोटिव? क्योंकि मुझे बड़ा बहुत ही खतरनाक इसमें कुछ बू आ रही, जो कहते बू, बदबू, खतरनाक साजिश की बू आ रही है। देखिए आशीष जी, यदि मैं व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर यदि कोई बात कहूं तो मैं एक वक्तव्य करने जा रहा हूं, और पूरे होश व हवास में, और इस देश का शहरी होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मैं ये बता रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस सदन पे झूठ बोले। ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं। अब लोग कहेंगे कि क्या आप नेपाल की खुफिया एजेंसी के साथ हाथ मिला के बैठे हो, जो आप इतने दावे के साथ कह रहे हो? मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि मुझे अमित शाह के बारे में 10 चीजें हो सकती है जहां मेरा उनसे मतभेद हो सकता है, उनके विचारों से मतभेद हो सकता है, जिस प्रकार की राजनीति और रणनीति करते हैं उसके ऊपर मेरा मतभेद हो सकता है। लेकिन एक मामले में मैं अमित शाह जी को इतना जानता हूं, यदि ऐसी कोई जानकारी अमित शाह के पास आ गई तो उस पे एक्ट करने में वो 5 मिनट भी नहीं लेते। यदि उनको पता पड़ता कि राहुल गांधी के यात्रा पे एक आदमी जा रहा है, देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, और 11 महीने पहले उस मीटिंग में वो बैठा था, आशीष भाई, यकीनन वो जेल के अंदर सड़ रहा होता। इस मामले में मैं अमित शाह को नाकारा नहीं मानता। जहां सारंगी धक्का लगने के, गिरने के बाद हत्या का मुकदमा तक की बात आ जाती है और क्राइम ब्रांच तक इन्वॉल्व होती है, जब छोटे छोटे बात को कैश करने वाले अमित जी इतना बड़ा जुगाड़ कैसा छोड़ देते? ये तो था राहुल गांधी अभी तक जेल में अंदर होते, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए। क्या देवेंद्र फडणवीस के वक्तव्य को मैं सही मानूं तो फिर अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए गृह मंत्री पद से, और तुरंत देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट कर लेना चाहिए। मैंने एक बार कहा था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा दृष्टि दोष है, उनको नजदीक की चीजें दिखती नहीं, उनको दूर की चीजें दिखती है। उनको वो नजदीक का चश्मा लगाने की जरूरत है। चश्मे होते हैं ना 2 टाइप के, नजदीक का देखने का, दूर का देखने का। तो उनकी दूर की आईसाइट बहुत अच्छी है, वो यूक्रेन का युद्ध दिख जाता है उनको, मणिपुर नहीं दिखता। वैसे हमारे देवेंद्र फडणवीस भी, क्योंकि उनके बिल्कुल चेले रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के ब्लू आइड बॉय हैं, तो वो उनको संसर्ग जन्य रोग होगा तो उनको भी हो गया। उनको नेपाल का मीटिंग दिख गया 11 महीने पहले का, लेकिन मुंबई में उनके नाक के नीचे क्या हो गया, वो बच्चियों का शोषण करके चला गया, उस केस को सॉल्व नहीं कर पाए अभी तक। जो लोग महाराष्ट्र के भूमि पर शहीद हुए, बुआबाजी के खिलाफ आंदोलन चलाते हुए, अंधश्रद्धा निर्मूलन का झंडा जिन लोगों ने बुलंद किया था, उन लोगों की हत्याएं हुई, वो मामला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, क्योंकि नजदीक का दिखता नहीं उनको। नागपुर में बावनकुळे का बेटा उस एक्सीडेंट में था कि नहीं था, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन नेपाल का दिख गया उनको, नेपाल का दिख गया। 11 महीने तक क्यों इस खबर पे बैठे थे जो देश के हित में थी? 13 महीने
13 महीने। 13 महीने पहले यदि मेरे देश के खिलाफ नेपाल में षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो क्या केंद्र की भारत की सरकार नपुंसक है जो नेपाल से डर रही है? हुँ, नेपाल की भूमि पे भारत के खिलाफ षड्यंत्र होता है और अंदर घुस के मारने वाली ये सरकार वहीं अटैक करके सारे नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये सरकार नपुंसक नहीं है। पाकिस्तान में घुस के मारा है, नेपाल में भी घुस के मारती है। लेकिन मीटिंग तो हो आशीष, हुँ, 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 मीटिंग ही कलोकल्पित है। कल्पना के एक नया एक बंगला बना दिया आपने, एक बंगला बने न्यारा। ये मीटिंग अब क्यों? क्या 13 हुँ, महीने पहले ये मीटिंग क्यों करवानी पड़ी आज? देवेंद्र फडणवीस जी को सदन के अंदर ये बताना पड़ा कि 13 महीने पहले मीटिंग हुई। ये क्यों बताना पड़ा? क्योंकि सरकार स्थापित हुई, मंत्री बन गए। अभी मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट है वो नहीं बटे हैं, हुँ, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में आज भी लोग एक दूसरे को एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सत्ता में आए कैसे? चुनाव आयोग की चुनावी मशीन को लेके सर्वोच्च न्यायालय में भी केसेस है। हाँ, गांव गांव में मॉक बैलेट पेपर से ड्रिलिंग करने वोटिंग करने की बात होती है। सरकार को 10 लग जाते हैं, सरकार भागती है, पुलिस की छावनी बन जाती है किसी गांव में, यदि किसी गांव ने कहा कि हम अपना वोटिंग करवा के दिखाएंगे। क्यों डरी हुई है सरकार? क्योंकि वो सत्य जो नग्न है, वो सत्य लोगों के सामने आ जाए, सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं है। हुँ, ये मशीनी जीत है, ये देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं। और इस पे पर्दा डालने के लिए, संभावित आंदोलनों को अभी पहले से बदनाम करने के लिए 13 महीने पहले ईवीएम के खिलाफ कौन सा मूवमेंट चला था? हुँ, भाई ईवीएम की तो मांग जोर पकड़ने लगी हरियाणा चुनाव के बाद। 13 महीने के पहले ईवीएम के खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ था, मुझे बताइए। ईवीएम ये के वो खिलाफ किसने आवाज उठाई थी? ये उस दौर की बात है, उस दौर की बात है, नहीं उस दौर की बात मैं बता दूं, उस दौर की बात है जब 23 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों के तेलंगाना, इन राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे और वो दौर था जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिवक्ता जिसमें महमूद प्राचा और जो मेरठ से जिनको टिकट भी मिला था बाद में उनको हटा दिया गया मैदान से, वो कुछ अधिवक्ता थे और जंतर मंतर पर एक जो सिविल सोसाइटी के लोग इकट्ठा होना शुरू हुए थे, नहीं जंतर मंतर पर आशीष, प्रोटेस्ट। नहीं नहीं, वो देखिए, फिर ईवीएम के खिलाफ तो सबसे पहले नरसिम्हा ने किताब ही लिख मारी थी। हाँ, हाँ, ईवीएम के खिलाफ तो सबसे बड़ा, यदि ईवीएम के खिलाफ बोलना नक्सलिज्म है, अर्बन नक्सलिज्म, तो फिर किरण सोमैया से बड़ा अर्बन नक्सल कोई नहीं है मुंबई में, जिन्हें सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ फ्रंट खोला था। अडवाणी जी फंस मध, जाएंगे। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जब चुनाव हुए तो कोई ईवीएम के प्रूफ लेके नहीं आए थे। हरियाणा में लोग लेके आए प्रूफ कि ये 99.9% मशीन कैसी चार्ज हुई, और 99.9 चार्ज मशीन में ही कैसा बीजेपी के समर्थन में मतदान होता दिखाई देता है। इसका मतलब ये मशीनें बदली गई है। इसके बाद ही एसओपी सर्वोच्च न्यायालय ने, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, तात्कालीन न्यायाधीश, उनने एक एसओपी डिक्लेयर किया था कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा कि कैसा चेक होगा मशीन। 5%, ये सारा तय हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। हाँ, 26 अप्रैल 2024 को आदेश दिया था। एसओपी एसओपी राजीव कुमार ने बनाया फिर उनके आदेश के बनाया था बाद, और एसओपी में आदेश ही के खेल बाद। कर दिया, एसओपी में तो ही खेल कर दिया। एसओपी में खेल कर दिया इन लोगों ने। अब सवाल ये है कि ये तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही सब खुल के आ गया ओपन। महाराष्ट्र में तो इससे भी बड़े प्रूफ मिले, उम्मीदवार का अपना वोट नहीं निकला।
नांदेड़ में जहां लोकसभा और विधानसभा साथ में चुनाव हुए, जहां एक ही बूथ पे 2 मशीनें थी, जो मतदाता आएगा वो इतना तो आलसी नहीं होगा एक ही मशीन पे वोट देके निकल जाएगा, क्योंकि अधिकारी भी वहां बोलता है या बटन दबा दिया, अब ये लोकसभा वाला कर दीजिए। इतनी सिस्टम होने के बाद भी लोकसभा कांग्रेस जीतती है, सारी विधानसभा बीजेपी जीतती है, और लोकसभा और विधानसभा के मतदान का जो अंतर है वो 1.5 लाख का है। विधानसभा में 1.5 लाख वोटिंग ज्यादा हो गया, इसका मतलब पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जो आए, विधानसभा का चुनाव का मतदान किया और लोकसभा में बटन ही नहीं दबाया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ये इशू है इसके। तो इन्होंने क्या किया, वही मॉक ड्रिल जो एसओपी अपना खुद इन्होंने तय कर लिया कि ये देखिए, ये आपके 5% में से एक मशीन, ये मशीन पे अभी वोटिंग करिए। देखिए, कमल दबाया कमल निकला, पंजा दबाया पंजा निकला, हाथी दबाया हाथी निकला, धनुष बाण दबाया धनुष बाण निकला। अब चिल्लाना मत, मशीन इज ओके, चलो 5% हो गया। सवाल वो नहीं था, सवाल जो वोटिंग हुआ उसका मिलान था, वो क्यों नहीं किया गया? और महाराष्ट्र में और हरियाणा में जहां लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, महाराष्ट्र में जो पूरा वन वे था, बीजेपी का खुद का अपना, जो बीजेपी के नेता दबी जुबान में कहते थे कि 50 से ऊपर सीटें नहीं आ रही हमारी और सब मिलके 75 आ जाएगी, तो ये 230 कैसे आई? 95 मशीन का तो लोकमत ने ब्यौरा दिया, जहां जितने मशीन में वोट गिरे और गिने गए उसमें तफावत है, कम ज्यादा है। ये कैसा होता है? फॉर्म 17C का मिलान क्यों नहीं हो पाता? अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपना खुद का वोट क्यों नहीं उम्मीदवार को मिलता? नहीं, इन सवालों पे तो हमने खूब चर्चा की। आज नहीं आज ये मैं इसीलिए आ रहा हूं, मैं 1 मिनट मुझे बोलिए, एक सेकंड। तो ये सारा इतना सामने है कि अब इनको भी ग्लानि हो रही है कि हमारी चोरी पकड़ी गई। आप क्लास में देखते हो, क्लास में कोई लड़का किसी की स्केल चुरा लेता है, और जब क्लास में हंगामा होता है कि मेरी स्केल किसने चोरी, मेरी स्केल किसने चोरी, तो जो चोर होता है ना, वही सबके बैग चेक करना शुरू कर देता है। बोले अपने इस क्लास में चोरी हो रही, गलत बात है। ये अपने घर में ऐसा होता है क्या कभी? सब अच्छे घर के हैं, मैं सबका बैग चेक करूंगा। चोर ही जोर से चिल्लाने लगता है, चोर 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 चोर। ये वो बात है कि मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि 13 महीने पहले, 13 महीने इस खबर पे बैठे रहे हो, अभी भी उनको मालूम है कौन है वो महाराष्ट्र का आदमी, उनको पता है कौन है मराठी वो, जो राहुल गांधी के साथ भी घुमा, ईवीएम के खिलाफ भी बोलता है, और वो षड्यंत्र यदि इस महाराष्ट्र के खिलाफ कर रहा है तो वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं? और 4-5 लोग थे वहां पे मीटिंग में। मैं तो आप पूछ लेता हूं शो में ही, ये 4-5 कर लिया, नाम किसी को नहीं बताया। ये 4-5 नाम तय करने हैं क्या? क्योंकि आप भी ईवीएम के खिलाफ बहुत बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मशीन के खिलाफ बोलते हैं। 4-5 नाम सिलेक्ट अभी करने, वो भी तय नहीं हुए हों, तो उसमें एक नाम अशोक वानखेड़े का भी मिल जाए। काठमांडू तो नहीं गए थे आप? नहीं तो वो 13 महीने की मैं डेट भी, मैं तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से डेट भी मांगूंगा, वो डेट भी डिक्लेयर, कम से कम डेट डिक्लेयर करे, कौन से डेट को कहां हुई मीटिंग। नहीं बताया है, 12 से 14 नवंबर के बीच हुई काठमांडू के कांतिपुर इलाके में। कांतिपुर इलाके में यदि 12 से 14 में तारीख हुई तो सब पता पड़ जाएगा, सबके लोकेशन पता पड़ जाएगा, कौन कौन वहां पर थे। हाँ, सारे पड़ जाएंगे। इसीलिए हम सवाल किया कि 4-5 का नाम आना चाहिए और 4-5 का लोकेशन ट्रेस करवाएं। अब जानकारी के बाद क्यों बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे भाऊ? और मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो सारे नक्सल इस देश में सिर्फ अब ईवीएम के पीछे पड़े हैं। हाँ, नक्सलों का तो अपना अलग एजेंडा है। नक्सलियों के एजेंडे में ईवीएम कब से आया भाई?
नक्सलों मैं के अगर एजेंडे में ईवीएम आया कि नक्सलियों का बिल फाड़ के ईवीएम खपाया गया। मैं एक एक और थोड़ा-सा इसको और जोड़ दूँ। मुझे लगता है कि जब बैलेट पर होंगे चुनाव, तो कागज़ का इस्तेमाल होगा। कागज़ के इस्तेमाल के लिए लकड़ी कटती है, मतलब पेड़ कटते हैं और पेड़ कटते हैं तो नक्सली उसकी खिलाफत करते हैं, विरोध करते हैं, जल-जंगल और ज़मीन की बात करते हैं। वो नक्सली जिनका पेड़ के कटाव जल, जंगल और ज़मीन, जंगल कटेगा बैलेट के लिए, वो नक्सली कह रहे हैं नहीं, मशीन हटाओ। बड़ा चौंकाने वाला है। ये इसका टारगेट असली क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम के इसका खिलाफ अब टारगेट हम कुछ लोग नहीं, बोलेंगे इसका तो टारगेट कुछ नहीं देशद्रोह है। उसमें देशद्रोह एक शब्द और उनने और एक शब्द कहा कि कुछ हुँ, लोग संविधान के नाम से भी आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। अब बताओ, इस देश के नक्सलियों को संविधान से प्रेम हो गया। हुँ, हुँ, मतलब दाऊद इब्राहिम आके पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध चालू कर रहा है, हुँ, भारत भूमि के लिए। ऐसी बात देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं, हुँ, ऐसी हुँ, बात कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी। तो ये कल्पित है। हुँ, आने वाले संभावित आंदोलनों को, आने वाले, अच्छा एक उन्होंने गलती से रह गया उनसे, हुँ, शायद स्क्रिप्ट में या तो कागज छूट गया पीछे। हुँ, ये जरांगे का मराठा आंदोलन भी नक्सलियों ने डिस्कस करने को चाहिए था। हुँ, हुँ, तो जरांगे को भी नक्सली घोषित करने में इनको इजी हो जाता हुँ, कि वहां पे मराठा आरक्षण के नाम से भी आंदोलन की रूपरेखा तय हो रही थी। हुँ, हुँ, जो जो खपाना है नक्सलियों के नाम पे खपा दो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस यदि सच बोल रहे होंगे तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। तुरंत। ये इतनी बड़ी और खबर है, चर्चा देवेंद्र नहीं होती। फडणवीस देवेंद्र फडणवीस यदि झूठ बोल रहे होंगे तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो फिर से एक बार अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो हुँ, बीजेपी के वाकई हार्ड कोर मेंबर है, हुँ, 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 क्योंकि वो अनिवार्यता है भाजपा में। हुँ, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। और क्योंकि हम ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं, हुँ, क्योंकि हम संविधान के खिलाफ जन जागरण करते हैं, और सिर्फ बोलते ही नहीं, जहां जहां बुलाया जाता है संविधान पे बोलने के लिए, वहां वहां भाषण देते हैं, पब्लिक रैलीज अटेंड करते हैं। तो वो नाम क्लियर करे कि क्या अशोक वानखड़े भी उसमें थे, क्या आशीष चित्रांश भी उसमें थे, क्या विश्वम्बर चौधरी भी उसमें थे, हाँ, क्या असीम सरोदे भी उसमें थे। हुँ, ये 3-4 नाम है। क्या प्रकाश पोहरे भी उसमें थे। हुँ, ये सब मराठी नाम है। ये हुँ, ईवीएम के खिलाफ भी बोल रहे हैं हुँ। और संविधान के और लिए भी बोल रहे हैं। संविधान रक्षा के लिए बीसियों भाषण ऐसे हुए हैं आपके कई ही। देवेंद्र फडणवीस आएंगे, कई देवेंद्र फडणवीस जाएंगे। ऐसे कई कलोकल्पित मीटिंग्स कर कर नक्सली घोषित करने का प्रयास करेंगे। यदि इस देश के संविधान की रक्षा के लिए बोलना नक्सल संप्रदाय घोषित करता है, तो मैं नक्सली कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटूंगा। क्या करोगे? नक्सली घोषित कर दोगे ना, क्योंकि संविधान के लिए बोल रहा हूं। संविधान का आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की रीढ़ क्या है? लोकतंत्र की रीढ़ चुनाव है। और यदि वो चुनाव ही ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, वो चुनाव ही अप्रामाणिक हुए, वो चुनाव ही दो विचारधारा के बीच में चुनने के बजाय मशीन खुद ही तय करे किसको चुनना है। ये लोकतंत्र नहीं, ये मशीन तंत्र है। ये लोकशाही नहीं है, मशीन शाही है। और यदि लोकतंत्र की जगह मशीन तंत्र आ जाता है, तो फिर मेरे लोकतंत्र की रीढ़ डगमगाने लगती है। और जब मेरे लोकतंत्र की रीढ़ डगमगाने लगती है, तो फिर मेरी संविधान की आत्मा पे चोट होती है। तो संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए तो उतरना पड़ेगा। हुँ, ये आज इन्होंने एक मीटिंग लग, लग, वो,
काठमांडू में की, अगली मीटिंग ये लंका में करेंगे, एक आध मीटिंग को बांग्लादेश भी करवा दें, एक आध मीटिंग म्यांमार में करवा दें, क्योंकि सूचना इनके पास है। और ये कितने कमजोर है कि सारी सूचना इनके पास है, नाम इनके पास है, सब कुछ इनके पास होने के बावजूद इनकी औकात नहीं की एक्शन ले। हाँ। या तो ये निहायत कमजोर है, या ये फर्जी है। या तो निहायत कमजोर हैं, या तो ऐतिहासिक झूठे हैं, या ऐतिहासिक नहीं झूठे नहीं, हैं ये। ऐतिहासिक झूठे मत कहो, ये जन्मजात। ये इसमें एक एक पॉइंट और खाली एक मिनट में इस चर्चा को हम वाइंड अप करेंगे। इसमें तीसरे चरण में कहा है कि महाराष्ट्र में समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर मुस्लिम, दलित और ओबीसी समुदाय जो सरकार से नाराज हैं, उनको सड़कों पर उतार करके सरकार के खिलाफ माहौल पैदा करने का। ये मीटिंग तो वो थी नहीं, यहाँ पे तो रियल जो उनको ग्राउंड की हकीकत पता थी उसी पे चर्चा हो रही थी। नहीं नहीं उस नहीं, मीटिंग में बात आई ये मीटिंग सिर्फ बीजेपी से नाराज लोगों को नक्सली घोषित करने की थी। नहीं, ये अगर मीटिंग जो थी, ये जीते कैसे? महाराष्ट्र में ओबीसी, मुस्लिम और दलित, इन तीनों को मिलाने के बाद मतलब ये तीनों जोड़ दें, मराठा को छोड़ दें, 30% मराठा, तो यही तीन मिला करके करीब करीब होते हैं 65%। 65%, 65 से 68%, 66%, 65-66% लोग नाराज थे, तो इतना प्रचंड बहुमत कैसे आया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मशीन इसीलिए घिर गई, इसी प्लान में ही। दरअसल स्क्रिप्ट बड़ी गड़बड़ हो रही है भाऊ। ये पिछले 4-5 दिन से या तो नया स्क्रिप्ट राइटर आया है, या कुछ भी मतलब गड़बड़ हुआ है। वो नहीं नहीं सारंगी आशीष, सारंगी वो राज। देखिए, नहीं नहीं, स्क्रिप्ट गड़बड़ नहीं हुई, स्क्रिप्ट राइटर वही है। स्क्रिप्ट गड़बड़ इसलिए हो रही है कि स्क्रिप्ट लिखने के लिए समय नहीं मिल रहा है, दनादन डायलॉग लिखे जा रहे हैं। होता है ना, कई बार सेट पे शूटिंग होती है और डायरेक्टर बोलता है कि यार इस सीन के डायलॉग अब भी लिख के दो, तो बेचारा डायलॉग जो पुरानी पिक्चर, दूसरी पिक्चर जो उसके मन में है उसी के डायलॉग लिख देते, बोलते अरे यार यहाँ बसंती नहीं है भैया, बसंती शोले में थी, यहाँ रमाबाई है, तो कहाँ बसंती लेके आया, अरे बड़ी गलती हो गई। तो स्क्रिप्ट राइटर वही है। चीजें इतनी जल्दी हो रही है, डेवलपमेंट इतने फास्ट हो रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटर को समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये ब्लंडर्स हो रहे हैं। आपने देखा एकाएक धक्का मुक्की हुई और एक स्क्रिप्ट राइटर ने तुरंत वो समझ ही नहीं पाया क्या करना। एक जन कहता है कि राहुल गांधी सामने थे, एक जन कहता है राहुल गांधी पीछे थे, एक जन कहता है आप राहुल गांधी पे गिरे, एक जन कहता है राहुल गांधी हम पे गिरे। इतने में एक महिला आ जाती है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल मेरे पे शरीर पे ऐसा कर दिया, मतलब एकदम उसके ऊपर तो राहुल गांधी के ऊपर तो बिल्कुल व्यभिचार का आरोप लग जाना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद हमारा पार्लियामेंट इतना सक्षम है कि अभी तक वीडियो फुटेज नहीं निकाल पा रहे, क्या मतलब कितना कितना गजब के है। विदेश में ठीक खबर है, चली जाएगी, तो मुंह नहीं तो दिखाने तो लायक हम लोग रहेंगे कि यहाँ तो पार्लियामेंट में सीसीटीवी का फुटेज नहीं पा रहे। इसीलिए इसीलिए आशीष जी, क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटर है वो गलत ही स्क्रिप्ट लिख गया, ना उसको फुटेज है ना कोई सपोर्टिंग कुछ दिखा सकते हैं, गलत स्क्रिप्ट लिख गया। यहाँ पे भी फडणवीस जी गलत बोल गए, गलत स्क्रिप्ट लिख दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कहीं आंदोलन होने का डर है तो वो महाराष्ट्र में। अभी जरांगे पाटिल शुरू हो रहा है 26 जनवरी से, उसके पहले बाकी जगह अभी बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान को लेकर लोग उद्वेलित है, मशीनों को लेके गांव गांव में लोग उद्वेलित है, हमने वोट नहीं दिया, ये कैसे मिल गए इनको। मेरी आज बात हुई मेरे कजिन से, मामा के लड़के से, किसान है वो, तो सुबह ऐसी बात मिले, क्या हो गया, सोयाबीन सोयाबीन को 4,000 का रेट भी नहीं मिल रहा। पहले 6,000 रुपये मिलने वाला था। बोला बहुत ही झूठे है भाव, क्या बताएं आपको, हर किसान गाली दे रहा है, मंडी में जो सोयाबीन तुलवा रहा है अपना, माँ बहन की गाली दे रहा है। क्या करें, कैसा करें, ये कितना झूठ बोल सकती है, इतने ताकत से कैसे झूठ बोलती। कपास 7,000 का भी रेट नहीं, किसान उतारू है और बढ़ रही है। लेकिन अब चुनाव हो गए, फडणवीस जीत गए, फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, हु केयर्स, किसान मरे या जिंदा रहे। अभी तो मंत्रिमंडल में डिपार्टमेंट बांटने में ही झगड़े चल रहे हैं।
मलाईदार डिपार्टमेंट किसके पास? ऐसा तो नहीं कि उस काठमांडू वाली बैठक में ये भी था कि जो है विभागों को लेकर के भी अंदर असंतोष पैदा कर दो, विभाग नहीं, बंटवारे में मुझे लगता दिक्कत। है एक आध खबर, मैं तो सोचता हूँ, देखो आपकी इतने सोर्सेस है, आप तो पूर्वांचल में, आप तो बस्ती के रहने वाले हो आशीष जी, आपका तो नेपाल से और ज्यादा नजदीकी रिश्ता है। एक आध मीटिंग आप भी बता दो ना यार, जहाँ 13 महीने पहले नक्सलियों ने एक मीटिंग करके ये भी बता दिया था कि महाराष्ट्र में कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिलेगा। हाँ, एक खबर आप भी पता दे दो करना यार। क्योंकि पता करना आजकल पड़ेगा। नक्सलियों के नाम पे बिल फाड़ना बहुत इजी हो गया है। दरअसल कुछ नहीं है, इस पूरे चर्चा में ये समझ लीजिए आपकी चर्चा ये गंभीर है, भले हम लोग थोड़ा सा तंज में कहे, चर्चा गंभीर है क्योंकि आगे ये एक बड़े प्लानिंग का ये सिर्फ अभी पहला फेज है। ये बड़ी प्लानिंग वो है कि अब आवाज उठाना देशद्रोह होगा, वो काठमांडू वाली मीटिंग का एजेंडा होगा, काठमांडू टूल किट उसको नाम दे दिया जाएगा और आगे ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह के नाम पर उनको जेल के भीतर रखने की साजिश हो सकती है। ये बड़े गंभीर मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं। बस केवल चूक कहाँ होती है कि फिलहाल स्क्रिप्ट में चूक हो जा रही है। ऐसा डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर है कि सीन में ही भूल जाता है कि पिछला सीन क्या था। ऑफिस की मीटिंग में बैठाता है तो पता चला हीरो को चड्डी में बिठा देता है और बाथरूम में नहाने जाता है तो टाई सूट वूट बैठ जूता उता पहन करके जा रहा है नहाने। इस टाइप की चूक हो रही है। आपने आरएमएल अस्पताल से लेकर के संसद में धक्का मुक्की से लेकर के और अब फडणवीस तक देख लिया है। काठमांडू की मीटिंग तक। काठमांडू की मीटिंग देख लिया है। अभी क्राइम ब्रांच की खबर एक आई उससे जुड़ी हुई धक्का मुक्की से कि सीन रिक्रिएट किया जाएगा एक बार वहां पर, यानी पिछली बार तो ना हो, एक बार सीन रिक्रिएट करने में राहुल गांधी हो सकता है सही में धक्का न मार दे आदमी। आप रिक्रिएट करो, जिसका फुटेज है उसको रिक्रिएट करने की क्या जरूरत है। किसी भी मर्डर का अगर सीसीटीवी फुटेज है तो क्या कहोगे नहीं चलो रिक्रिएट करते हैं, एक बार फिर से फायरिंग करवा के देखते हैं। फुटेज सीसीटीवी फुटेज बनाओ। में वो कुछ है ही नहीं जो इन्होंने आरोप लगाए। एग्जैक्टली, ये झूठ, लेकिन इस झूठ की खेती इतनी जबरदस्त हो रही है। एक मेरे पास क्लिप है, मैं अलग शो में दिखाऊंगा। एक नौजवान पत्रकार ने, जो लोग फील्ड में काम करते हैं, उसने किया भाव, अलग दिखाएंगे। वो जो प्रदर्शन हो रहा था जोरदार राहुल गांधी के खिलाफ, उसमें पहुंच गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछना शुरू किया कि राहुल गांधी के खिलाफ आप लोग क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी को हटना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। पूछा क्यों माफी मांगनी पड़ेगी, बाबा साहब का अपमान किया राहुल गांधी ने। बाबा साहब का कहाँ किया है, बोला संसद में बोल दिया बाबा साहब के खिलाफ, कहा वो तो अमित शाह ने बोला था। तो अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं राहुल गांधी, इस्तीफा तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा, सरकार हमारी है। नहीं मतलब बस आखिर वो मैंने क्या कहा, रिपोर्ट एक मजाक, इस ये व्यंग है, ये व्यंग है, हाँ, ये प्रजातंत्र का एक मजाक है। मजाक है, मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर झूठ के साथ बड़ी ताकत से शोर मचाया जा रहा है, उसी झूठ में शामिल होकर के। खैर, इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। ये मीटिंग्स, ये टूल किट, फैब्रिकेशन, ये सब चलता रहेगा, चलता रहेगा और हमारी जुबान भी ऐसे ही चलती रहेगी। ये रुकेगी नहीं कि ये देवेंद्र फडणवीस की कहानियों से रुक जाए। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे, बाबू साथ होंगे कार्यक्रम यही मिड डे मुद्दा विद नमस्कार। नमस्कार।